हाँ जी सर, क्या हाल चाल। सो वी आर बैक विथ अनदर रिवीजन लेक्चर। ये है फॉरेक्स के रिवीजन लेक्चर का पार्ट 2। यस दोस्तों, पार्ट 2 मतलब ऑब्वियसली मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि अपने लेक्चर 1 देखा है, अपने कंसेप्ट्स की रिवीजन की है, अपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, जब मैंने वो एग्जांपल दिए थे अपने उसको सॉल्व किया है। ये सब अजम्पशन के साथ अब कंटिन्यू करते हैं अपने इस चैप्टर को आगे। ठीक है सर। अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था, ये सब पढ़ लिया था क्रॉस रेट। यस, हमने यहाँ पे अपना कल का लेक्चर जो है वो एंड किया था। ठीक है। लिटरली हमने सिर्फ 5 पेजेस पढ़े थे और 5 पेजेस पढ़ने के लिए हमको इतना टाइम लगा था। ठीक है सर। अगला टॉपिक आता है कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ड्यू टू एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। यस, मैं एक फर्स्ट एंड लास्ट टाइम डिस्क्लेमर दे रहा हूँ ये वीडियो में कि आपने ये चैप्टर पहले पढ़ा है, मतलब पार्ट 1 जो है वो पढ़ा है, उसके रिवीजन किया है, उसके क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसको रिकॉल किया है, उसके कंसेप्ट देखे, तभी आप ये पार्ट 2 देखने आए हो। वरना ये पार्ट 2 देखने का कोई भी मतलब है नहीं। प्लीज इस वीडियो को बंद कीजिएगा, पहले पार्ट 1 देखिएगा, फिर ये पार्ट 2 देखिएगा। मैंने लिटरली पार्ट 1 रिकॉर्ड करने के बाद एक इंट्रोडक्शन क्लिप बनाई थी ताकि आप और अच्छे से पढ़ पाओ। इतनी ज्यादा मेहनत मैं इस एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए और आपके लिए कर रहा हूँ। क्लियर है सर? यस। सो कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ड्यू टू एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन इन करेंसी मतलब क्या? कि ये जो हमने पढ़ा था कि करेंसी का कभी एप्रिसिएशन होता है, कभी डिप्रिसिएशन होता है। मतलब क्या कि कोई करेंसी जो है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, कहाँ गया एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन मतलब क्या कि जहां जब हम ज्यादा यूनिट्स खरीद पाए तो एप्रिसिएशन, जब हमें कम यूनिट्स मिले तो हमें हो गया वो डिप्रिसिएशन। ठीक है। इसके वजह से क्या हुआ, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न, इसके वजह से हमको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है रिटर्न। ठीक है। इफ परसेंटेज चेंज इन करेंसी इज गिवन इन क्वेश्चन, हमें अगर परसेंटेज चेंज इन करेंसी दिया है, मतलब फॉर एग्जांपल से 10% से बड़ी है या घटी है, बड़ी है या घटी है। ठीक है। सो डोमेस्टिक इन्वेस्टर के लिए क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल से ये तो इस क्वेश्चन, ये तो इस टॉपिक का क्वेश्चन ही नहीं हुआ। मतलब मैं इंडिया में बैठा हूँ, मैं इंडिया से ही खरीद रहा हूँ और इंडिया में ही प्रॉफिट कर रहा हूँ। मतलब क्या हुआ कि मैंने इंडियन स्टॉक मार्केट में 1000 रुपए लगाए और मैंने 2000 रुपए निकाले, तो मुझे फायदा कितने का हुआ? 2000 रुपए, 1000 रुपए लगाए, 2000 निकाले, मतलब मुझे 1000 रुपए का फायदा हुआ। ठीक है। 1000 रुपए का फायदा किस पे हुआ? मेरे को 1000 रुपए का फायदा, एक जीरो ज्यादा बढ़ लगा दिया। ठीक है। 1000 रुपए का फायदा मुझे 1000 रुपए पे हुआ, मतलब मुझे 100% जो है वो प्रॉफिट हो गया। क्लियर है सर? तो प्राइस एट द एंड माइनस प्राइस एट द बिगिनिंग प्लस इंटरेस्ट, अगर मुझे इस पे कुछ इंटरेस्ट मिला रहता तो डिवाइडेड बाय प्राइस एट द बिगिनिंग। मतलब क्या, मुझे कितने का फायदा हुआ और कितने रुपीस पे हुआ। ठीक है। ये हुआ डोमेस्टिक इन्वेस्टर के लिए। सेम हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटी वैल्यूएशन सब जगह पे किया है, डेरिवेटिव्स में भी किया है। ठीक है। अब फॉरेन इन्वेस्टर के लिए क्या होगा? अगर फॉरेन का कोई बंदा आके उसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया रहता, एक सेकंड ना, यस, अगर कोई फॉरेन का बंदा रहता कि जिसने इंडिया में रुपीस इन्वर्ट पैसे इन्वेस्ट किए रहते, तो उसको क्या होता कि ऑब्वियसली ऑब्वियसली जैसे कि फॉर एग्जांपल से मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेते टाइम किसका लिया है? मैंने लिया है यूएस इन्वेस्टर ने सिर्फ यूएस में इन्वेस्ट किया। ठीक है। तो एक काम करते हैं, सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि इसको कितने का फायदा हुआ? यूएस इन्वेस्टर को 100% का फायदा हुआ। अगर मैंने यूएस में इन्वेस्ट किया रहता तो क्या हुआ रहता? तो मुझे एक तो ये 100 रुपीज का फायदा हुआ रहता, वो प्लस अगर डॉलर अप्रिसिएट होता, मतलब क्या कि मैंने पहले जब पैसे लगाए थे तब मैंने डॉलर सस्ता था, अब जब मैं डॉलर वापस ले रहा हूं, मतलब वापस से मैं डॉलर बेच के रुपीस में कन्वर्ट कर रहा हूं, तब डॉलर महंगा है। तो मुझे एक तो किस चीज का फायदा हुआ? मुझे ये 100% रिटर्न का फायदा हुआ, प्लस मेरे पास डॉलर मैंने अब पहले सस्ते में खरीदे थे, अब मैं डॉलर महंगे में बेचूंगा, मतलब ये डॉलर जो एप्रिसिएशन हुआ ना, मुझे उसका भी फायदा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे डबल रिटर्न होगा। कौन से डबल रिटर्न होगा? एक रिटर्न होगा मुझे कि एक तो मुझे जो ये ऊपर वाले को मिलेगा वही, प्लस एप्रिसिएशन इन फॉरेन करेंसी इन होम, एप्रिसिएशन इन फॉरेन करेंसी और डेप्रिसिएशन इन होम करेंसी। क्लियर है सर? मतलब मुझे जो करेंसी का एप्रिसिएशन का है उसका भी बेनिफिट मिलेगा, एंड सेम अगर डिप्रिसिएट होता तो मुझे इस केस में लॉस होता। क्लियर है सर? या फिर होम करेंसी अप्रिसिएट होती है। ठीक है। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट फॉरेन करेंसी में की है, जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट की है वहां का रिटर्न, और अगर उसकी प्राइस बढ़ी तो वो भी मेरा फायदा, तो डबल फायदा हुआ। एंड अगर वो घटी तो मेरा एक जगह पे यहाँ पे फायदा और एक जगह पे नुकसान हो जाएगा। ठीक है सर?
स्पॉट मार्केट आर्बिट्रेज एंड ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज मतलब क्या? आर्बिट्रेज का मीनिंग मैंने आपको पहले ही रिवीजन लेक्चर में बताया था। आर्बिट्रेज मतलब क्या, इतना याद, इतना देख के भी आपको याद आना चाहिए। आरएफ, 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 ठीक है। श्योर शॉर्ट प्रॉफिट मतलब क्या? रिस्क फ्री प्रॉफिट। रिस्क फ्री प्रॉफिट एक ऐसा प्रॉफिट जहां पे हमको कोई भी रिस्क होती नहीं है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग एक आर्बिट्रेज मतलब क्या? आर्बिट्रेज करना मतलब रिस्क फ्री प्रॉफिट कमाना। वो कैसे करते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। श्योर शॉर्ट प्रॉफिट इन विच वी बाय करेंसी फ्रॉम वेयर इट इज सेलिंग एट लोअर रेट, मतलब जहां पे हमको एक करेंसी सस्ते में मिल रही है, जिसकी फॉर एग्जांपल डॉलर दो जगह पे बिक रही है, एक जगह पे 90 पे बिक रही है, एक जगह पे 95 पे बिक रही है। तो हम क्या करेंगे, 90 पे खरीद के डायरेक्ट 95 में बेच देंगे। वी विल बाय फ्रॉम लोअर रेट एंड वी विल सेल एट हायर रेट, मतलब जहां पे वो सस्ते में मिल रही है हम वहां से खरीदेंगे, और जहां पे वो महंगे में बिच रही है वहां पे हम महंगे में उसे बेच देंगे। क्लियर है सर? हियर वी डिसाइड रूट स्लैश पार्क टू बाय करेंसी एक्स एंड टू सेलिंग करेंसी वाई, मतलब क्या? ऑब्वियसली हमको ये पता करना पड़ेगा ना कि मुझे ये करेंसी एक्स से खरीदनी है और ये करेंसी वाई से खरीदनी है। मुझे 90 रुपए में कहा मिल रही है? 90 रुपए में मुझे यूएई में मिल रही है। और 95 में कहाँ बिक रही है? 95 में बिक रही है जापान में। मतलब क्या, मुझे ये यूएई से खरीदनी है, जापान में बेचनी है, 90 में खरीदूंगा, 95 में खरीदूंगा। सो ये रूट मुझे पता करना है, यूएई और जापान का रूट पता करना है। मैं इंडिया में हूँ, तो मुझे देखना पड़ेगा कहाँ पे सस्ते में मिल रही है। तो मुझे दिख गया ये रूट कि यूएई में बेचो, यूएई से खरीदो और जापान में बेचो। तो ये रूट हो गया मेरा, इसको बोलते हैं रूट। मतलब कहाँ मुझे खरीद सस्ते में मिलेगी और कहाँ मैं महंगे में बेच पाऊंगा, ये मुझे एक रूट पता करना है, ठीक है। सो वी डिसाइड अ रूट और अ पाथ, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम रेट बिटवीन डॉलर एंड पाउंड यूजिंग क्रॉस रेट। क्रॉस रेट से कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब ये वो तो हमें पता ही है। डॉलर पर डॉलर पर पाउंड हमें निकलना है, डॉलर ऊपर है और यूरो नीचे, रुपी रुपी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, हमको ये जो है वो रेट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वापस से मैं रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, कल मैंने इस पर बहुत ज्यादा टाइम दिया है, बहुत ज्यादा। सो हमको क्या मिल गया? हमको मिल गया एक इक्विलिब्रियम रेट 1.5965, ठीक है। रेट हमको पता चला कि न्यूयॉर्क में क्या रेट चल रहा है, न्यूयॉर्क में रेट चल रहा है 1.6231 पर पाउंड, ठीक है। यहाँ पे रेट चल रहा है 1.5365। देखो, दिख रहा है डिफरेंस ऑफ रेट? यहाँ पे है 5965 और यहाँ पे 6231। 5965, 6231, मतलब क्या है कि वी आर गेटिंग मोर डॉलर पर पाउंड इन न्यूयॉर्क। मतलब कि अगर हम यहाँ पे बेचेंगे तो हमको ज्यादा डॉलर मिलेंगे, और अगर हम यहाँ से खरीदेंगे तो हमको सस्ते में मिलेंगे। मतलब यहाँ में हमको ज्यादा पाउंड मिलेंगे और यहाँ पे हमको ज्यादा डॉलर मिलेंगे, ज्यादा पाउंड मिलेंगे, ज्यादा डॉलर मिलेंगे। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास समझो डॉलर है, मेरे पास डॉलर है, तो मैं यहाँ डॉलर से पाउंड में ले लूंगा तो मुझे ज्यादा पाउंड मिलेंगे, और इस पाउंड को मैं यहाँ पे बेच दूंगा तो मुझे ज्यादा डॉलर मिलेंगे। मतलब मेरे पास $1 था तो वो डॉलर बढ़ के एक 1.5 हो जाएगा। एग्जाम्पल है भाई। मतलब क्या, मुझे यहाँ पे सस्ते में पाउंड मिल रहा है, मैं यहाँ पे बेचूंगा, ज्यादा में बेचूंगा तो मेरे डॉलर जो है, मेरे पास नंबर ऑफ डॉलर जो है वो ज्यादा हो जाएगा। मतलब हमको क्या देखना है, हमको इन शॉर्ट देखना है कि हमारे पास स्टार्टिंग में कितने यूनिट ऑफ करेंसी थे, एंड मेरे पास एंड में ये सब दतिंग करने, ये सब करने के बाद मेरे पास एंड में कितने यूनिट्स बचे। अगर मेरे पास ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स बचे तो मुझे फायदा हो रहा है, तो ये हो गया मेरा आर्बिट्रेट गेन। और कम यूनिट्स बचे तो वो मेरा लॉस है, तो ऑब्वियसली मैं वहां पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं करूंगा। यस सर। So compare ER with actual rate and select the best route. Obviously, we are getting more dollar per pound in New York, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको न्यूयॉर्क में बेचेंगे, ठीक है सर। आई हैव रुपीज, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेता है, ठीक है। आई हैव रुपीज, स्टार्ट फ्रॉम द करेंसी वेयर रूपी इज अ बेस करेंसी, ठीक है। अगर मेरे पास रुपीज है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे रूट फाइंड करना, कि जहां पे रुपीज एज अ बेस करेंसी है वहां वहां पे हम स्टार्ट करेंगे, एंड कहां पे एंड करेंगे, जहां पे वापस रुपीज कोट है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोट है डॉलर पर रुपी और एक कोट है रुपी पर पाउंड, तो ऑब्वियसली हम रुपीज इससे स्टार्ट करेंगे, यहां तक आएंगे, इसके बीच में जो भी कन्वर्जन आएंगे हम उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है।
वी आर गेटिंग मोर रुपी, मतलब अगर हमारे ये सब करने का ज्यादा रुपीज है तो इट इज द बेस्ट रूट, एंड अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा वाला जो रेट है कि यहां से यहां तक जाने का जो रूट है, ये सबसे पहले रुपीज पर येन से लेके डॉलर पर रुपी, तो ये वाला रूट हम कंसिडर करेंगे। एंड एग्जाम में देखो आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता रहेगा ना, तो हमको सिर्फ इतना देखना है कि कहाँ पे रुपीज को कोट किया है, मतलब किस करेंसी के साथ हमको रुपीज देखने को मिल रहा है। अगर जहां पे हमको रुपीज देखने को मिल रहा है वहां से हम स्टार्ट करेंगे, और जहां दो जगह पे हमको रुपये देखने को मिलेगा, जहां पे हमको एक बार दिखेगा वहां से स्टार्ट करो, दूसरे बार रुपये दिखेगा वहां पे एंड करो। तो अगर वो रूट पे आपको फायदा हो रहा है तो आप वो रूट लोगे, और आपको वो रूट पे नुकसान हो रहा है तो ऑब्वियसली दूसरे रूट पे आपको फायदा होता रहेगा, तो आप यहां से स्टार्ट करो यहाँ पे एंड करो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनाए जाएंगे। अगर दोनों रूट में फायदा हो रहा है तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, और दोनों रूट में नुकसान हो रहा है तो भी ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, तो फिर प्रॉफिट ही किस बात का, अगर दोनों रूट पे नुकसान होता है तो। ठीक है, सो इसको कोट कैसे करते हैं, इसको कोट करते हैं सेम चीज, हम वो आर्बिट्रेट प्रोसेस देखे थे ना, वैसे ही डे वन वगैरह वो सब, सो सेम ऐसे नहीं है, बट ऑब्वियसली आपको कोट जो है मेंशन ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर आप एग्जाम में कैसे कोट करोगे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, calculation of arbitrage opportunity gain. The actual rate in न्यूयॉर्क is different from the equilibrium rate, मतलब एक्चुअल में जो रेट चल रहा है न्यूयॉर्क में वहां से रेट डिफरेंट है। Thus an arbitrage opportunity exists। ठीक है, मतलब हमको रेट ऑफ डिफरेंस मिला, मतलब क्या दिखा, हमको एक आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। ठीक है सर, सो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी हमको अगर एक बार देखने को मिल रही है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे डॉलर इनटू रुपीज इन मुंबई। ठीक है, एग्जांपल दे रहे हैं, तो हमने डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट किया तो हमको इतने रुपीज मिल गए। ठीक है, फिर हम लोग गए पाउंड लंदन में, फिर लंदन से लंदन रुपीज को हमने पाउंड में कन्वर्ट किया, फिर हमने पाउंड को वापस से डॉलर में कन्वर्ट किया इन न्यूयॉर्क। सो हमको स्टार्टिंग में हमारे पास थे इतने डॉलर, 1 मिलियन डॉलर, अब हमारे पास आ गए 1.16, मतलब 10,16,664 डॉलर, मतलब क्या हमारे पास $16,664 हमारे पास ज्यादा हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, हमें इतना जो है 16,664 का प्रॉफिट हो गया। क्लियर है सर? क्विकली मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, ये एग्जाम्पल के थ्रू आपका जो भी आर्बिट्रेज का क्वेश्चन आपके पास रहेगा, आप प्लीज उसको सॉल्व कर लो। क्लियर है? क्विकली सॉल्व करो। यहाँ से थोड़े डिफिकल्ट टॉपिक पार्ट टू में थोड़े थोड़े डिफिकल्ट टॉपिक आना स्टार्ट हो रहे हैं। पार्ट वन अगर आप अच्छे से किया है तो आप वो सॉल्व कर रहे हो, पार्ट टू के लिए आपको थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस लगेगा, एंड पार्ट थ्री में सबसे डिफिकल्ट टॉपिक जो आएगा, और तीन ही टॉपिक है सबसे डिफिकल्ट वाले कौन से है वो भी मैं आपको एंड कर दूंगा। ठीक है, सो ये वाले पार्ट भी सबसे स्कोरिंग टॉपिक है, कुछ नहीं है, इसलिए सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो, ऑटोमेटिकली आप स्कोर कर पाओगे। देख लो। ठीक है, यस सर, बड़े आगे ये देख के हो गया आपका। अगला टॉपिक है अपना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो हमने डेरिवेटिव्स में पढ़ा था ना, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? ठीक है, देखो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किस चीज के लिए होता है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है हेजिंग के लिए। ठीक है, डेरिवेटिव्स में भी हमने इसको हेज करने के लिए यूज किया था, सेम चीज हम यहाँ पे करेंसी के रिस्क को हेज करने के लिए यूज करते हैं। सो जब ये करेंसी के रिस्क को हेज कर रहे हैं तो करेंसी का रिस्क कहाँ आता है? फॉरेक्स में आता है। ठीक है, लॉजिक दोनों जगह पे सेम है, तो ठीक है क्विकली एक बार है ना लॉजिक जो है इसका उसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, इसका लॉजिक क्या था कि अगर मुझे डर है, किस चीज का डर है? मुझे अगर डर है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आई एम पेएबल आफ्टर 6 मंथ, ठीक है, मुझे अगर किसी को 6 महीने बाद डॉलर का पेमेंट करना है, ठीक है, तो मुझे रिस्क क्या रहेगा कि 6 महीने बाद डॉलर का रेट बढ़ ना जाए। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल से अगर अभी डॉलर का रेट चलता रहेगा 90 रुपए, ठीक है, अब भी अगर डॉलर का रेट चलता रहेगा 90 रुपीज, तो मे बी मैं कैलकुलेशन के हिसाब से कर रहा हूं, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं 90 रुपीज के अकॉर्डिंग कि मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल से $1 1 मिलियन का पेमेंट करना है 90 दिन के बाद, 6 महीने के बाद। ठीक है, एंड अभी रेट चल रहा है 90 रुपए, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 90 रुपए से कैलकुलेशन कर रहा हूं कि मुझे इतने इतने अमाउंट पे करनी पड़ेगी। ठीक है, बट अगर मुझे डर किस बात का है कि ये 90 का बढ़ के 110 115 कुछ भी हो सकता है ना 6 महीने बाद, क्या पता कि ग्लोबल क्राइसिस वॉर के वजह से कुछ और फंक्शंस के वजह से जो है कि डॉलर का रेट बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, तो मुझे रिस्क क्या है? मुझे रिस्क है कि भाई मुझे पेमेंट बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली वो मेरा लॉस हो जाएगा। तो इस केस में ना मैंने देखा कि क्या यहाँ पे एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, तो मुझे दिखा 6 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है कि जहां पे मैं 95 में पेमेंट करता हूं। ठीक है, सो
यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का लॉजिक क्या हुआ, सेम लॉजिक हुआ जो डेरिवेटिव्स में हम यूज कर रहे थे, कि हमने क्या किया, हमने एक रेट को लॉक कर दिया कौन से 6 महीने बाद का, कि हम 6 महीने बाद 95 रुपीज से पेमेंट करेंगे, इरिस्पेक्टिव वहां पे क्या प्राइस चल रही है। वहां पे 100 चल रही है हमें फर्क नहीं पड़ता, 110 चल रही है हमें फर्क नहीं पड़ता, 115 चल रही है हमें फर्क नहीं पड़ता, 85 चल रही है तो क्या हमें फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, बट हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमने 80 95 पे बुक किया है। भले 85 चल रहा है, हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को 95 से कैंसिल नहीं कर सकते, हमें एट एनी कॉस्ट 95 से ही पेमेंट करना पड़ेगा। भले रेट उस टाइम पे ज्यादा हो, रेट उस टाइम पे कम हो, वहां पे हमारा अमाउंट जो है फिक्स हो जाएगा। सो हमारी फिक्स क्या अमाउंट हो जाएगी, 1 मिलियन इंटू 95, जो भी अमाउंट आएगा वो, ठीक है। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हम फॉरवर्ड का मतलब फ्यूचर का रेट जो है वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। अगर हमें पेएबल है तो हम हमारी रिस्क क्या है, हमारी रिस्क है कि अमाउंट बढ़ेगा, डॉलर बढ़ेगा, एंड हमें अगर रिसीवेबल है तो हमारी रिस्क क्या है, हमारी रिस्क है कि डॉलर घटेगा, ठीक है। इरिस्पेक्टिवली हम अपना पोजीशन देते, क्लियर है सर। सो सेम डेरिवेटिव्स का लॉजिक यहाँ पे हम यूज करके है ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट विद अ बैंक इन विच वी बाय सेल करेंसी एट अ फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमाइंड रेट, ठीक है। प्री डिटरमाइंड रेट क्या था हमारे एग्जांपल में, हमारे एग्जांपल में प्री डिटरमाइंड रेट था 95 रुपीज, क्लियर है सर। सो इसका ना एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन जैसा एग्जांपल आता है, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे पूछते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने एक एग्जांपल लिया है, आपकी यहाँ से कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगी, आप एग्जाम का क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। आपको एग्जाम में वो क्या पूछता है, आपको एग्जाम में पूछता है कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट पेएबल है या फिर रिसीवेबल है। आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो क्या होगा, और दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है कि अगर आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया रहता तो आपको फायदा होता या नुकसान होता, वो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो कैलकुलेशन करेंगे, कैसे करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ट्रांजेक्शन गेन लॉस बाय टेकिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के बाद हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ वो हमें देखना है, ठीक है। सो ऑब्वियसली सेम चीज क्या आएगी, एक तो नो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया रहता तो क्या होता, एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया रहता तो क्या होता, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा कि इनवॉइस वैल्यू, हमें जो अमाउंट पेएबल है तो उसकी वैल्यू क्या है, पेएबल रिसीवेबल जो भी रहेगा तो वो इनवॉइस वैल्यू, ठीक है। इनवॉइस वैल्यू $7,500, $7,500, ठीक है। यहाँ पे डॉलर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। स्पॉट रेट मतलब अभी रेट क्या चल रहा है मार्केट में, अभी रेट चल रहा है 0.025 एंड 0.025, ठीक है। सो इनवॉइस वैल्यू इन रुपीज एट स्पॉट रेट मतलब अभी के अकॉर्डिंग, अभी के अकॉर्डिंग रुपीज में क्या वैल्यू हो गई उसकी, उसकी वैल्यू अभी के अकॉर्डिंग हो गई 3 लाख रुपीज, कितनी हो गई, 3 लाख रुपीज, ठीक है। यहां तक तो बात सिंपल है, यहां तक तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन देके हमने सॉल्व किया, आगे का भी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन देके करेंगे, बट कैसे करेंगे अब हमको देखते हैं, ठीक है। एक्सचेंज रेट आफ्टर 3 मंथ, 3 मंथ के बाद एक्सचेंज रेट क्या है कि ये क्या है कि उधर क्वेश्चन में क्या बोला रहेगा कि 10 रुपए से 10% से रूपी जो है डेप्रिसिएट हो गया, ऐसा कुछ तो बोला रहेगा। सो एक्चुअल रेट क्या हो गया, एक्चुअल रेट हो गया 0.0225, ठीक है। एंड फॉरवर्ड के केस में हमें एक्चुअल रेट से फर्क पड़ता है क्या, नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉरवर्ड के अकॉर्डिंग वी हैव ऑलरेडी बुक द रेट अकॉर्डिंग टू 0.025 है। सो एक्सचेंज रेट आफ्टर 3 मंथ्स क्या हो जाएगा, अगर हमने फॉरवर्ड कवर नहीं किया है तो जो एक्चुअल एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन हुआ रहेगा करेंसी में वो, एंड फॉरवर्ड के केस में जिसमें हमने अमाउंट जो है वो बुक की रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया था, हमने देखा इनवॉइस वैल्यू। सो स्पॉट प्राइस के अकॉर्डिंग इनवॉइस वैल्यू क्या हो गई वो देखा, स्पॉट रेट एंड इनवॉइस वैल्यू एट स्पॉट प्राइस, ठीक है। फिर 6 महीने बाद, सॉरी 3 महीने बाद कितनी अमाउंट होने वाली है, अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रहता तो हमें क्या अमाउंट हो जाएगी, तो रेट क्या हो जाएगा, एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते तो रेट क्या हो जाएगा वो देखा। ऑब्वियसली अमाउंट है, रेट है, तो मल्टीप्लाई करेंगे उस टाइम की वैल्यू। सो अमाउंट आफ्टर टू बी पेबल आफ्टर 3 मंथ्स क्या हो जाएगा, नो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के केस में 3,33,000 हो जाएगा, एंड फॉरवर्ड कवर के केस में 3,07,333 हो जाएगा, ठीक है। सो ट्रांजेक्शन गेन और लॉस क्या हो गया, अगर हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया रहता तो हमें अभी पेबल था 3 लाख रुपए, हमें बाद में पेबल करना है 33, बाद में पे करना है 3,33,000। सो हमें इस केस में जब हम लोग लॉस नहीं ले रहे, सॉरी जब हम लोग फॉरवर्ड कवर नहीं ले रहे थे तो वो उस केस में हमें लॉस हो रहा था 33,333 का, एंड अगर हमने फॉरवर्ड कवर लिया रहता तो हमें लॉस कितना होता, हमें पे करना था 3 लाख, हमें पेबल पे करना पड़ रहा है 3,07,377। सो हमें 7,377 ज्यादा पे करना पड़ेगा। सो फॉरवर्ड कवर लेने की वजह से हमारा बेनिफिट कितना हुआ, अगर नहीं लेते तो हमें इतना पे करना पड़ता, लेने की वजह से हमने इतना पे किया, तो हमारा लॉस कितने से रिड्यूस हुआ, हमारा लॉस रिड्यूस हुआ 33,333 माइनस 7,377, दैट इज 25,956 रुपीज, क्लियर है सर। यस
एक बार इसको देख लो क्विकली, फिर मैं वापस से पूरे क्वेश्चन को रिवाइज करूंगा, क्योंकि ये पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट, मार्क करो इसे। देखो, जो फॉरेक्स के टॉपिक्स इजी है ना, उसको बिल्कुल मत छोड़ो, ये है गेम चेंजर। फॉरवर्ड तो हम वैसे भी डेरिवेटिव्स में पढ़ ही रहे हैं ना। ठीक है सर? यस सर। सबसे पहले मुझे लॉजिक बताओ कि फॉरवर्ड के पीछे लॉजिक क्या है। हमें देखना है कि हमने अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हुए रहते तो हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ता, एंड हम अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे तो हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ता। ठीक है? सो अभी की इनवॉइस वैल्यू कितनी होगी, प्लस चेंजेस के वजह से कितनी इनवॉइस वैल्यू में चेंज होगा, उससे कंपेयर करो। फिर फॉरवर्ड के साथ कंपेयर करो कि फॉरवर्ड रेट लेने के बाद कितना वैल्यू में चेंज हो रहा है। ठीक है? एंड कंपेरेटिवली सेविंग्स कितनी हो रही है, हमें वो देखना है। ठीक है? सबसे पहले क्या देखते हैं हम? सबसे पहले देखते हैं हमारी इन्वेस्ट वैल्यू कितनी है। इन्वेस्ट वैल्यू हमारी डॉलर में है, सो हमें $7,500 पे करना है, ये तो फिक्स है। ठीक है? सो आज के रेट के हिसाब से हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ रहा है? आज के रेट के हिसाब से मुझे 3 लाख रुपए का अमाउंट पे करना पड़ता है। ठीक है? बट हमने क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है कि रुपीज जो है वो 10% से गिरेगा, मतलब 10% से गिरेगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.225। सो हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा 3 महीने के बाद? हमें पेमेंट करना पड़ेगा 3,33,333 रुपीज का। मतलब हमारा लॉस कितना हो गया? हमें पे करना था 3 लाख रुपीज, एंड हमें अब पे करना पड़ रहा है 3,33,333 रुपीज। सो हमारा 33,333 रुपीज का लॉस हो सकता है अगर हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया तो। ठीक है? अगर फॉरवर्ड कवर लिया रहता तो क्या होता? तो ऑब्वियसली सेम चीज, ये 3 लाख रुपए तक सेम रहेगा। हमने बुक किया है रेट, किसके पे रेट बुक किया है? 0.0244 के अकॉर्डिंग। मतलब हम क्या 7,500 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमें समझेगा कि हमें एग्जैक्टली पेमेंट कितना करना है। हमें पेमेंट करना है 3,07,377 रुपीज का। सो इसका मतलब फॉरवर्ड कवर लेने की वजह से हमें कितना पे करना पड़ रहा है? एक तो 3 लाख रुपए पे करना पड़ता था, बट अभी हमें 3,07,377 पे करना है। मतलब हम लोग तो एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ा? हमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा 7,377 रुपीज का। ठीक है? दोनों केस में हमें एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ा कैलकुलेट किया हमने। ठीक है? सो अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करे तो भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, नहीं करे तो भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। बट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से हमें सेविंग्स कितनी हो रही है? अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया रहता तो हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता 33,333। बट अभी हम कितना पे कर रहे हैं? अभी हम सिर्फ 7,377 पे कर रहे हैं। मतलब हम लोग 25,956 रुपीज बचा रहे हैं ड्यू टू फॉरवर्ड कवर। क्लियर है सर? आई होप आपने रिवाइज कर लिया रहेगा। ठीक है? नहीं किया है तो भी एक बार देख के करो। हो गया? फॉरवर्ड प्रीमियम स्लैश डिस्काउंट ऑन द बेस फॉर द बेस करेंसी। ठीक है? मतलब हमें देखना है कि बेस करेंसी पे फॉरवर्ड तो एक तो प्रीमियम पे चल रहा है, डिस्काउंट पे चल रहा है। प्रीमियम पे चल रहा है मतलब क्या कि रेट जो है वो महंगा होने वाला है। रेट जो है वो महंगा होने वाला है, और डिस्काउंट मतलब क्या? रेट जो है वो कम होने वाला है। आगे का फ्यूचर का रेट जो बढ़ने वाला है या घटने वाला है वो हमें देखना है। ठीक है? सो कैसे देखेंगे? ऑब्वियसली फ्यूचर में क्या रेट कोटेड है वो देखेंगे, अभी क्या रेट कोटेड है वो देखेंगे। डिवाइड किससे करेंगे? डिवाइड करेंगे हम अभी क्या रेट है उससे। ठीक है? सो हमको किसके साथ कंपेयर करना है? अभी के रेट के साथ कंपेयर करना है। ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से फ्यूचर का रेट दिया है, फ्यूचर का रेट दिया है 100, अभी का रेट चल रहा है 90। सो कितनी रुपीज बढ़ा? 10 रुपीज बढ़ा। किससे बढ़ा? 90 रुपीज से 10 रुपीज बढ़ा इंटू 100। और ये कितने टाइम का दिया है? ये हमें पीरियड दिया है 3 मंथ्स का इंटू 12, मतलब इंटू 12 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो गया हमें परसेंटेज, हमें इसमें परसेंटेज में फॉर द पीरियड मिल जाएगा। क्लियर है सर? हम्म? ये हो गया फॉर द बेस करेंसी अगर दिया रहेगा तो। ठीक है? एंड अगर अदर कोई करेंसी के लिए दिया रहेगा तो ऑब्वियसली हम लोग वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला रूल करेंगे। तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करने के लिए 1 डिवाइडेड बाय इनडायरेक्ट करना पड़ता है। सो ऑब्वियसली हम यहाँ पे सब जगह पे डिवाइडेड बाय 1 करेंगे। ठीक है? और ये सब करना नहीं है तो आप सीरियसली एक डायरेक्ट अगर ये सब करके ये फॉर्मूला डिराइव होता है, आप उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉरवर्ड स्पॉट माइनस फ्यूचर डिवाइडेड बाय फ्यूचर इंटू 100 इंटू 12 ठीक है? इसको डेरिवेटिव, जिसको डेरिवेटिव के डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करना है वो ये करे, जिसको लॉजिक यूज करना है वो ये करे ऑब्वियसली। ठीक है? दो चीजें आपको सिंपल याद रखनी है। क्या याद रखनी है? अगर बेस करेंसी के लिए करना है तो आपको फॉर्मूला नॉर्मल पता ही है। बट अगर बेस करेंसी छोड़ के किसी और करेंसी में करना है तो सबको डिवाइड बाय 1 करो और फिर कैलकुलेट करो। ठीक है? यस सर, प्लीज रिकॉल।
ये छोटे छोटे सम एमसीक्यू में आते हैं। एमसीक्यू में इसके आपके दो मार्क्स जो है ना बहुत अच्छे से आपके स्कोर हो जाएंगे और ये आपको बहुत अच्छा एडवांटेज देंगे। 2 मार्क्स सर। यस। अगला टॉपिक आता है अपना स्वैप पॉइंट स्लैश मार्जिन। मार्जिन मतलब क्या था? मार्जिन का मीनिंग आपको मैंने बताया है। मार्जिन मतलब क्या कि जैसे कि फॉर एग्जांपल से लेट्स रिकॉल, बैंक का बिड रेट क्या है? बैंक का बिड रेट है 61 और बैंक का आस्क रेट क्या है? बैंक का आस्क रेट क्या है? बैंक का आस्क रेट है 62। इसका मतलब क्या हुआ? बैंक हमसे 61 रुपीज से खरीदेगी और 62 रुपीज से बेचेगी। सो बैंक का मार्जिन क्या हो गया? रुपीज 1 रुपीज जो है बैंक का मार्जिन हो गया। मतलब क्या? इसको क्या बोलते हैं? इसको स्प्रेड भी बोलते हैं। इतना बैंक प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। सो इसका मतलब अगर मुझे रेट कोट किया है रुपीज पर डॉलर 61/62, तो इसका मतलब क्या? $1 का रेट है। अगर बैंक को बाय करना है तो 61 से खरीदेगी और बैंक को सेल करना है तो 62 रुपीज से खरीदेगी, ठीक है। अगर यहां पे बैंक ने सेम चीज बोली कि 1 महीने बाद का रेट है 1 मंथ आफ्टर, 1 महीने बाद का रेट है ₹2/3, तो इसका मतलब क्या कि रेट 61 से गिर के ₹2 पे आ जाएगा क्या? नहीं। जब 1 मंथ आफ्टर का रेट अगर ₹2, ₹3, ₹2/3 कोट है ना, इसका मतलब क्या है कि रेट बढ़ने वाला है। बाय रेट जो बढ़ने वाला है वो बढ़ेगा ₹2 से और सेल रेट जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा ₹3 से। इसका मतलब क्या कि बिड रेट क्या हो जाएगा? 61 प्लस 2 इज इक्वल टू 63 प्लस आस्क रेट क्या हो जाएगा? 62 प्लस 3 इज इक्वल टू 65 रुपीज, ठीक है। सो एक लॉजिक हमें कभी नहीं भूलना है। कौन सा भी लॉजिक हमें कभी नहीं भूलना है? बिड रेट ये हमेशा कम रहेगा एंड आस्क रेट हमेशा ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब ये लॉजिक क्या है? आप बोल रहे हो सर ये हमें याद रखना है क्या? ठीक है, चल इसके लिए मैं आपसे एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। बैंक प्रॉफिट करने बैठी है या बैंक समाज सेवा करने बैठी है? मुझे एक बात का जवाब दे दो, ठीक है। बैंक बैठी है प्रॉफिट करने। सो इसका मतलब क्या? बैंक ऑब्वियसली जब बेचेगा तब महंगे में बेचेगा और खरीदेगा तब सस्ते में खरीदेगा, ठीक है। अगर कभी 1-2 दिन के लिए ऐसा होता है कि बैंक सस्ते में बेच रहा है और महंगे में खरीद रहा है, तो पूरी दुनिया बैंक में जाके बैठेगी। वो कंटिन्यूसली बैंक से बाय करेगी सस्ते में, बैंक को तुरंत बेचेगी महंगे में, बाय करेगी सस्ते में, बैंक को बेचेगी महीने में महंगे में। मतलब फॉर एग्जांपल से अगर कोई दिन के स्टार्ट में 1 लाख रुपए लेके गया ना, तो डे एंड तक वो करोड़पति बन के निकलेगा भाई, कि हर एक लाख रुपए पे उसको थोड़ा 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 प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। सो लॉजिकली बैंक क्या, कोई भी चीज, कोई भी कस्टमर, कोई भी बिजनेस, कोई भी बिजनेस रहोगे, दुकान रहोगे, कुछ भी रहोगे, वो सब चीज एक ही फंडामेंटल पे चलेगी, वो है सेल एट हाई रेट एंड बाय एट लोअर रेट। क्लियर है सर? यस। बट मुझे एक बात बोलो, अगर रेट ऐसा दिया रहता, अगर रेट कैसा दिया रहता, रेट दिया रहता, एक दूसरा पेन लेके मैं बता रहा हूं आपको, प्लीज फोकस से देखिएगा। रेट दिया है 3/1। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अपना रेट जो है, बिड रेट ₹3 से बढ़ेगा एंड आस्क रेट ₹1 से बढ़ेगा। सो रेट हो जाएगा 64/63। यस। जिसको ये लॉजिकली करेक्ट लग रहा है ना, वो हाथ ऊपर करो। भले रिकॉर्डिंग है, भले आप घर पे बैठे हो, आप लाइब्रेरी में बैठे हो, हाथ ऊपर करो। 100% ये लॉजिक गलत है क्योंकि मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया। सो इसका मतलब क्या सर? कोड तो ऐसे क्या ना, पहला बिड होता है, दूसरा आस्क होता है, बट इसको इंटरप्रेट करने का तरीका अलग है। इसको इंटरप्रेट करने का तरीका है कि रेट जो है वो डिस्काउंट पे चल रहा है। इसका मतलब क्या कि मार्केट का फ्यूचर का रेट है ना वो गिरने वाला है। सो ये +3 नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -1। सो रेट क्या हो जाएगा? 63 -1 ये हो जाएगा 58 और ये हो जाएगा 61। क्लियर है सर? इसको मैं रब करता हूं और दिखाता हूं। सो न्यू रेट क्या हो जाएगा इस केस में? 58 और इस केस में हो जाएगा 51। सो अब मैं क्या समझा कि अगर बैंक ने
किसी फ्यूचर के रेट को असेंडिंग ऑर्डर में दिया रहेगा, जैसे कि पहले का रेट क्या था, पहले का रेट था 2/3, जो भी रहेगा वो मेरे को याद नहीं, एग्जांपल है। सो ये असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा तो हमारा करेंसी जो है वो प्रीमियम में चल रहा है, और अगर रेट डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा तो करेंसी जो है वो डिस्काउंट पे चल रहा है। डी फॉर डिस्काउंट, पी फॉर प्रीमियम को अब जो से लिखना है लिखो, ठीक है सर। यस, असेंडिंग ऑर्डर मतलब प्रीमियम पे चल रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब डिस्काउंट पे चल रहा है। ये सेम चीज हमें अब कैलकुलेट करने की रहती है। सर फॉरेक्स इतना ज्यादा इजी है? यस, फॉरेक्स का पार्ट इतना ही ज्यादा इजी है। कुछ क्वेश्चन है जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, जिसको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बट जो बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं ना, 90% फॉरेक्स ऐसा ही है। यस, सो अब ये लाइन पढ़ते हैं, ठीक है। इफ इन असेंडिंग ऑर्डर क्या है, अगर स्वैप पॉइंट स्लैश मार्जिन अगर असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, इस मींस करेंसी इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम। तो क्या मतलब, जैसे कि फॉर एग्जांपल से यहां मैंने एक एग्जांपल लिया है। स्पॉट रेट क्या है, स्पॉट रेट है 61/62। हमेशा एक क्वेश्चन में हम रूल फॉलो करेंगे, जब भी हमें फॉरेक्स का क्वेश्चन दिखेगा, जब भी डॉलर का क्वेश्चन दिखेगा, जब अदर करेंसी का क्वेश्चन दिखेगा, हमें सबसे पहले यहाँ क्या दिखना है, बेस करेंसी है डॉलर। सो डॉलर, $1 इज इक्वल टू ₹61.62। ये हो गया बिड रेट, ये हो गया आस्क रेट। इसके बाद आपका क्वेश्चन गलत जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। बेस करेंसी क्या है, बेस करेंसी है डॉलर। सो पर डॉलर रेट क्या चल रहा है, बैंक अगर $1 खरीदेगी तो खरीदेगी 61 से, बैंक अगर $1 बेचेगी तो बेचेगी 62 से। सर हमारा कंसेप्ट हो गया क्लियर। सो 1 मंथ स्वैप क्या है, यहाँ पे कौन से ऑर्डर में है, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ। 2/1, 2/1, 2 से 1 ज्यादा है या कम है, 2 से 1 कम है, तो ये हो गया हमारा करेंसी ऑन डिस्काउंट। और 2 महीने का स्वैप क्या है, वो है 1/2। सो ये हो गया ऑन प्रीमियम। बट यहाँ पे एक पॉइंट हमें ध्यान रखना है, जहां पे लोग मिस्टेक करते हैं। क्लियर है सर? अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, फिर आपको दिखाता हूं, ठीक है। सो सबसे पहले इसके लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ता है। टेबल कैसे बनाएंगे, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम, फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड रेट कैलकुलेशन टेबल, बाइंग रेट क्या होगा और सेलिंग रेट क्या हो जाएगा। आप है ना इसको यहाँ पे मंथ्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते, तो मई मंथ का बिड रेट क्या है, आस्क रेट क्या है, जून मंथ का बिड रेट क्या है, आस्क रेट क्या है। कुछ भी पैटर्न में करो, एंड में क्वेश्चन एंड में आपको मार्क्स जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ एंड में अगर इसका कंक्लूजन ऐसा लिख दोगे ना, तो मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। क्लियर है सर? सो अभी मैंने इस पैटर्न में फॉलो किया है ना कि बाय रेट अलग, सेल रेट अलग, ठीक है। सबसे पहले कौन सा चल रहा है, स्पॉट रेट और 1 मंथ स्वैप। 1 मंथ स्वैप मतलब क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल से ये अप्रैल चल रहा है और मई का दिया है, ठीक है। सो 1 मंथ मतलब हमारा क्या आ जाएगा, मई, ठीक है। सो अभी स्पॉट रेट क्या चल रहा है, अभी स्पॉट रेट चल रहा है 61/62, 61/62, ठीक है। और मई का किस रेट में दिया है, 1 मंथ स्वैप क्या दिया है, 1 मंथ स्वैप दिया है डिस्काउंट पे। सो हम ₹2 और ₹1 माइनस करेंगे। सो ₹2 हमने माइनस किया, ₹1 हमने माइनस किया, हमें फॉरवर्ड रेट मिल गया 59/61। मतलब क्या हो गया, हमारा रेट क्या हो गया, 1 मंथ के बाद का रेट है ₹59 बिड रेट और ₹61 आस्क रेट। क्लियर है सर? यस। और यहाँ पे नीचे क्या दिया है, 2 मंथ स्वैप। सो आप जल्दबाजी में क्या करोगे पता है क्या, 59 और 61 में एडजस्टमेंट करना चालू करोगे। गलत, 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 गलत। जो भी एडजस्टमेंट करेंगे हम स्पॉट रेट से करेंगे, क्योंकि क्या है, ये है स्पॉट रेट। स्पॉट रेट, स्पॉट रेट, स्पॉट रेट के 1 मंथ का स्वैप दिया है, स्पॉट रेट के 2 मंथ का स्वैप दिया है, स्पॉट रेट के 1 मंथ का स्वैप दिया है, स्पॉट रेट के 2 मंथ का स्वैप दिया है। आज जो रिपोर्ट होगा वो ऑब्वियसली आज के अकॉर्डिंग रहेगा। एक महीने बाद क्या होने वाला है उसके उसका कैलकुलेशन अपन आज कैसे करेंगे ना, नहीं, इसीलिए जो भी कैलकुलेशन होगा वो स्पॉट रेट में होगा। सो भले सेलिंग रेट के केस में क्या हो जाएगा, जून 2 महीने बाद का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बेस प्राइस क्या दिया है, बेस मतलब स्पॉट प्राइस क्या दिया है, 61/62। ये किस पे है, 1:2, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये प्रीमियम पे है। सो ₹1 एंड ₹2, 62 से 64, 2 मंथ स्वैप हमें मिल गया। 2 मंथ बाद का रेट हमें मिल गया ₹62 बिड रेट एंड ₹62 बिड रेट एंड ₹64 जो है आस्क रेट, इसको हमें मिल गया। यस सर। ये था स्वैप मार्जिन, स्वैप पॉइंट के क्वेश्चंस। इतना ज्यादा इजी है, क्विकली रिकॉल करो। मुझे इस बार आपके फॉरेक्स के मार्क्स जो है 100% चाहिए ही चाहिए। यस सर, रिकॉल इट फास्ट। हो गया? नीचे एक नोट दिया है, वो नोट भी पढ़ लेते हैं।
नोट इफ इन क्वेश्चन सेंट्स आर गिवन, सेंट मतलब क्या सर, जैसे कि अपने यहाँ पे पैसे होता है, बाहर के लोगों में सेंट होता है, तो जैसे कि से 1 रुपी मतलब कितने पैसे, 100 पैसे। सो सेम केस अगर सेंट दिया रहेगा कि एक डॉलर है $1, सो कितने सेंट हो जाएंगे, 100 सेंट हो जाएंगे। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 100 करना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर यहाँ पे सेंट दिया है तो हमको इंटू 100 करके हमें पैसे कैलकुलेट करने हैं। तो हम क्वेश्चन में अगर मुझे दिया है 5 सेंट्स, सो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डिवाइड बाय 100 करके इस डॉलर को डिवाइड बाय 100 करके, डॉलर को डिवाइड बाय 100 करके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्लियर है सर? ऑब्वियसली लॉजिक है कि अगर 1 रुपया मतलब 100 पैसे, सो अगर 5 पैसे मतलब कितना, सो डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5, ऑब्वियस है। सो सिमिलरली $1 मतलब 100 सेंट, सो 10 सेंट मतलब कितने, हमको पहले डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा अगर डॉलर्स में दिया रहेगा, ठीक है। सो इफ सेंट्स आर गिवन इन क्वेश्चन एट स्वैप पॉइंट, पहले जो डॉलर का रेट दिया रहेगा, जो भी रेट दिया रहेगा उसको हम करेंगे डिवाइडेड बाय 100। सो अगर 0.50/0.60 दे रहेंगे तो स्वैप पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, 0.0050/0.0060। ये आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे किसी भी क्वेश्चन के साथ आपको दिख जाएगा। यस सर। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन में कभी आए तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी से स्पॉट फ्यूचर रेट कैलकुलेट करनी है। अब क्वेश्चन में क्या दिया रहता है कि आगे जाके ये रेट होने के चांसेस है और ये रेट हो सकता है, ये रेट होने की पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल से एक्सचेंज रेट ₹1.30 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 15%। ₹1.35 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 20%। इसकी होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो हर टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, और इस सब का टोटल कैलकुलेट करेंगे, सम ले लेंगे, समेशन ले लेंगे। तो हमें मिल जाएगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी होने की, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1.405, ठीक है सर। सो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट हमें क्या हो गया, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट हमें हो गया इतना, और फॉरवर्ड रेट अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये ऑब्वियसली क्वेश्चन में दिया रहेगा 1.044। सो हमें इस पे कमेंट करना रहता है, क्या कमेंट करेंगे, कंक्लूजन, द कंपनी शुड नॉट सेल फॉरवर्ड इट्स पाउंड रिसीवेबल। अगर कंपनी को रिसीवेबल है तो क्यों, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेट ज्यादा है, 6 मंथ आफ्टर फॉरवर्ड रेट इस, फॉरवर्ड रेट कितना दिया है, फॉरवर्ड रेट दिया है 1.4, मतलब क्या दिया है, फॉरवर्ड रेट कम दिया है बट इनको एक्सपेक्टेड रेट ज्यादा है, सो दे कैन गेट हाई अमाउंट बाय कीपिंग द एक्सपोजर ओपन। क्लियर है सर? मतलब हमने क्या देखा है कि हमें कुछ पैसे रिसीव होने वाले हैं और आगे जाके पाउंड का रेट कितना हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी दी है। तो हमने वो प्रोबेबिलिटी से कैलकुलेट करके हमें देखा कि एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट कितना हो सकता है, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट हो सकता है ₹1 1.405, बट फॉरवर्ड रेट क्या है, फॉरवर्ड रेट है इतना। सो अगर हमें ये पेएबल रहता तो हमने इस केस में इसको फॉरवर्ड रेट लिया रहता, ठीक है। देखो मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, बट आपको खुद को जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। कवर डील, ठीक है। कवर डील मतलब क्या, कवर डील मतलब एक ऐसी डील जिसको हम कवर करते हैं। सर क्या कुछ भी बोल रहे हो, देखो कवर डील का मतलब क्या होता है कि आपका एक पर्टिकुलर बैंक में अकाउंट है। आपका कौन से बैंक में अकाउंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल से मेरा एसबीआई में अकाउंट है, ठीक है। एसबी, और मैं एसबीआई में गया और मैंने बोला कि एसबीआई में कि मुझे चाहिए येन, क्यों, मुझे जापान घूमने जाना है, जापान घूमने जाना है, ठीक है। सो एसबीआई में जाके मैंने आऊंगे येन, सो एसबीआई बोलता है कि हमारे पास येन तो है नहीं। तो एसबीआई क्या करेगा, अपने कस्टमर को ऐसे जाने देगा क्या, नहीं। तो वो क्या करता है, एसबीआई देखता है कि मार्केट में और कौन से बैंक है, तो फिर वो उसने देखा एचडीएफसी बैंक है।
एचडीएफसी बैंक से उसने देखा कि उन्होंने एचडीएफसी बैंक में फोन किया एसबीआई वालों ने कि हेलो एचडीएफसी बैंक, मैं एसबीआई से बोल रहा हूँ कि हमें येन चाहिए, क्या आप हमें येन प्रोवाइड कर सकते हैं? तो एचडीएफसी बैंक बोलते हैं यस, हम लोग बड़ी बैंक है, हम आपकी तरह टाइम पास नहीं करते, हमारे पास येन अवेलेबल है। तो ये क्या करती है, एसबीआई बैंक एचडीएफसी बैंक से येन का अरेंजमेंट करती है एंड हमें बेचती है। तो ऑब्वियसली एचडीएफसी बैंक क्या करेगी, एसबीआई क्या करेगी, एचडीएफसी बैंक से येन खरीदेगी और वो हमें दे देगी, ठीक है। सो इस रेट पे जो वो एचडीएफसी बैंक से खरीदेगी ना, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इंटर बैंक रेट, ठीक है। इंटर बैंक रेट मतलब ऑब्वियसली बैंक और बैंक जब दो दुकानदार डील करेंगे तो वो थोड़ा सा कम प्राइस में डील करेंगे, और इस पे क्या ऐड करेंगे, जिनका प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, मार्जिन। सो ऑब्वियसली ये मार्जिन ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कस्टमर रेट। क्लियर है सर? सो ये होता है कवर डील। कवर डील मतलब क्या, कि जब एक बैंक के पास एक पर्टिकुलर करेंसी नहीं होती है, तब वो दूसरे बैंक से वो करेंसी खरीदती है एट इंटर बैंक रेट, उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ती है जिसे बोलते हैं मार्जिन, और फिर कस्टमर को बेचती है, कस्टमर को ऐसे खाली हाथ जाने नहीं देती। क्लियर है सर? सो समटाइम कस्टमर रिक्वायर्स अ करेंसी, दिस करेंसी डीलर बैंक डज नॉट हैव, मतलब एक ऐसी करेंसी जो डीलर बैंक के पास नहीं है, जैसे कि हमारे एग्जांपल में क्या था, करेंसी दैट डीलर बैंक डज नॉट हैव। हमारी डीलर बैंक क्या थी, हमारी डीलर बैंक थी एसबीआई, और उसके पास येन नहीं था, ठीक है। इन सच सिचुएशन दैट बैंक अरेंज सच करेंसी फ्रॉम अनदर बैंक एंड सेल टू द कस्टमर। मतलब क्या क्या इन्होंने क्या किया, इन्होंने एचडीएफसी बैंक से वो करेंसी अरेंज की और कस्टमर को बेची। किस में अरेंज की, इंटर बैंक रेट से अरेंज की और मार्जिन ऐड करके कस्टमर को बेची, ठीक है। दिस अरेंजमेंट इज सिमिलर टू क्रॉस रेट। क्रॉस रेट मतलब क्या, कि देखो हमने वहां पे भी कैलकुलेशन किया था ना कि पर्टिकुलर करेंसी के साथ हमें डायरेक्ट करेंसी कन्वर्जन नहीं हो रही है, तो हम मल्टीप्लाई डबल दो तीन करेंसी से वाया वाया जाके हम वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। दिस रेट इज एट विच बैंक अरेंज द फंड इज कॉल्ड कवर रेट, ठीक है। एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन मतलब क्या, कि आगे जाके एक्सचेंज रेट क्या हो सकता है ये डिटरमाइन करने के लिए पूरा है ना एक अलग टॉपिक है। क्लियर है सर? एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन इज अ डिफरेंट टॉपिक और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर है? इसीलिए अगर आपने यहां तक का सब कुछ समझा रहेगा तो प्लीज एक बार इसको रिकॉल करो, अगर आपका कोई भी पार्ट छूट गया रहेगा, ठीक है। फिर एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट रेट पैरिटी एंड परचेसिंग पावर पैरिटी। अगर आपने इंटरेस्ट रेट पैरिटी समझ लिया ना, परचेसिंग पावर पैरिटी इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, हम वहां पे पढ़ेंगे। इंटरेस्ट रेट पैरिटी पढ़ने के लिए हम बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने वाले। क्लियर है सर? सो प्लीज एक बार इसको रिकॉल कर लीजिए। यस सर। अगला टॉपिक अपना आता है एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। मतलब क्या, कौन से फैक्टर्स जो है जहां से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन है ना, मैं पहले आपको है ना एक एग्जाम के एंगल थ्रू बताता हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद मैं आपको कंसेप्ट पे लेके आऊंगा, फिर आपको हर एक चीज समझेगी, ठीक है। सो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, वो आप लिख लीजिए आपके मेरे साथ साथ। क्लियर है सर? स्पॉट रेट है रुपीज पर डॉलर इज इक्वल टू 100। क्लियर है सर? सो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, $1 इज इक्वल टू रुपीज। सिंपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है मैंने अभी बोला नहीं है, अभी सिर्फ आप लिखोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। डॉलर में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% एंड रुपीज में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, ठीक है। डॉलर में मतलब क्या, डॉलर कहाँ की करेंसी है, डॉलर यूएसए की करेंसी है। और रुपीज में है मतलब क्या, रुपीज कहाँ की करेंसी है, रुपीज इंडिया की करेंसी, ठीक है। हमें एक चीज समझनी है कि जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है वो कंट्री डिप्रिसिएशन पे रहती है, और जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है वो कंट्री प्रीमियम पे रहती है। हमें क्या याद रखना है, एक मास्टर लाइन हमें याद रखनी है, इसको आप कभी नहीं भूलोगे। जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा, दैट कंट्री इज इन डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, एंड जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, करेंसी एट प्रीमियम
और एप्रिसिएशन, और वो कंट्री में एप्रिसिएशन होगा, वो करेंसी में एप्रिसिएशन होगा, ठीक है। इसका लॉजिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, बट पहले ना इसको सॉल्व कैसे करते हैं एग्जाम के एंगल के थ्रू मैं वो बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ना हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में अगर बोला है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, स्पॉट रेट दिया है आपको, फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करना है, तो सिंपल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमको देखना है, हमें जहां जो करेंसी का हमको फ्यूचर रेट कैलकुलेट करना है वहां का हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो लॉजिकली हमें क्या देखना है कि हमने क्या बोला कि जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है वो कंट्री डिप्रिसिएटिंग में है, वहां जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है वो कंट्री एप्रिसिएशन में है। मतलब क्या हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यूएस डॉलर 10% पे है और रुपीज 20% पे है। मतलब क्या कि आगे जाके हमें क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कम होने की वजह से, यूएस में कम होने की वजह से हमें ज्यादा रुपीज पे करने पड़ेंगे डॉलर परचेस करने के लिए। हमें क्या करना है, ज्यादा रुपीज पे करने पड़ेंगे डॉलर परचेस करने के लिए, हमें ज्यादा रुपीज पे करने पड़ेंगे डॉलर परचेस करने के लिए। तो सिंपल हमें क्या कैलकुलेट करना है, अगर आप देखोगे सो यहाँ पे आपका लॉजिक पहले मेरे को क्लियर करना है, तो आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको समझ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि मुझे कितने रुपीज लगेंगे आगे जाके डॉलर परचेस करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर रेट कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले फॉर स्पॉट रेट देते हैं, ठीक है। एक मिनट मुझे, ठीक। आज क्या रेट चल रहा है, आज रेट चल रहा है, आज रेट चल रहा है 100, ठीक है। और हमें एक समझ रहा है कि हमें आगे जाके अब $1 खरीदने के लिए 100 नहीं, 100 से ज्यादा रुपीस देने पड़ेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक रेट से मल्टीप्लाई करना है। ये कहाँ का रेट है, ये डॉलर का रेट है, ये किस में डिनोटेड है, ये रुपीस में रेट है। तो ये क्या है, 100 रुपीस है। सो 100 रुपीस को हम मल्टीप्लाई करेंगे रुपीस के रेट से, 100 रुपीस को हम मल्टीप्लाई करेंगे रुपीस से रेट से इंटू 1 प्लस आर आता है, तो 1.20 और डिवाइड करेंगे दूसरे वाले रेट से। दूसरा वाला रेट क्या है, 1.10। मतलब क्या, ये कहाँ का रुपये, ये अगर हमने यहाँ पे रुपीज लिखा है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। जो चीज से हम रेट निकाल रहे हैं, हम लोग रुपीज से रेट निकाल रहे हैं, सो रुपीज का रेट है तो रुपीज का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। हम लोग रुपीज के कैलकुलेट कर रहे हैं तो रुपीज रुपीज है तो रुपीज का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। सो सेम चीज, सो 100 इंटू 1.20 डिवाइडेड बाय 1.1, ये है रुपीस का, ये है रुपीस का, ये है डॉलर का। मतलब हमने यहाँ पे रुपीस लिया है, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे रुपीस के रेट से, हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे डॉलर के रेट से। सो अगर आप कैलकुलेट करोगे, सो 100 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल टू, मतलब हमें आगे जाके पे करने पड़ेंगे 109.090, जो भी है वो रेट हमें पे करना पड़ेगा कि एक साल के बाद हमें $1 खरीदने के लिए कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, हमें पे करने पड़ेंगे 109.09। क्लियर है सर? यस। सो ये मैंने एक एग्जांपल दिया, अब आपको मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहला आता है इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम इंप्लाइज दैट द एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल, मतलब क्या, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर का एक्सचेंज रेट जो डिफरेंशियल है, फॉरवर्ड एंड स्पॉट, विल बी इक्वल टू द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बिटवीन द टू करेंसीज। जो हमने दो करेंसी का इंटरेस्ट रेट देखना है, कब कहाँ का देखना है, जहां का हम रेट निकाल रहे हैं वो करेंसी और दूसरी वाली करेंसी का। मतलब फॉर एग्जांपल अभी हमने कहाँ का देखा, हमने देखा डॉलर एंड रुपीस के बारे में, ठीक है। सो इन दोनों में, इसमें क्या था, इसमें क्या था, इसमें रेट था 10%, इसमें रेट था 20%। क्लियर है सर? द करेंसी इन वन कंट्री विथ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी एट प्रीमियम। यहाँ पे क्या है, डॉलर का रेट है 20%, इसलिए हमें पहले सिर्फ 100 रुपए देने पड़ रहे थे, अब उसके बाद हमें कुछ तो 109 या फिर 110 रुपए देने पड़े, ठीक है। सो विल बी एट प्रीमियम इन टर्म्स ऑफ द करेंसी विथ हायर इंटरेस्ट रेट, ठीक है। सो ये था, सो ये क्या था, ये 20% था। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट जहां
पे ज्यादा था वो डिप्रिसिएशन इन करेंसी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जहां पे कम था वहां पे एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होता है, ठीक है। सो इसका मैंने आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बताया था कि फ्यूचर कैलकुलेट करने के लिए स्पॉट रेट देखो डॉलर का, देखो अगर यहाँ पे डॉलर है तो रुपीज रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डॉलर का आएगा, और नीचे हम डिवाइड करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट रुपीज से। हमने एग्जांपल में क्या लिया था, हमने एग्जांपल में यहाँ पे रुपीज लिया था, सो मल्टीप्लाई किया था रेट ऑफ इंटरेस्ट कहां से, रेट ऑफ इंटरेस्ट रुपीज के साथ, और डिवाइड किया था दूसरे रेट ऑफ इंटरेस्ट से, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट डॉलर के साथ। यहां तक का प्लीज आप नोट कर लो, क्लियर है सर, ठीक है। सो जैसे कि हमने क्या लिया था, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिया था, ₹100 इंटू 1.10, 1.10 कहा था, नहीं 1.20 सॉरी, तो रुपीज में था ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन रुपीज डिवाइडेड बाय 1.10 रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डॉलर, ठीक है। सो 100, ये कितना आया था हमारा आंसर, 109.090, ठीक है। इसको 109.10 भी आप लिख सकते हो, क्लियर है, यस। सो ये था अपना रुपीज, यहाँ पे अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट इन रुपीज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डॉलर्स, यस सर। एंड सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, परचेसिंग पावर पैरिटी में। और परचेसिंग पैरिटी में हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा यूज करते हैं, हम यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करते हैं, और यहाँ पे स्पॉट के बदले आता है, फ्यूचर के बदले आता है एक्सपेक्टेड स्पॉट। एक्सपेक्टेड स्पॉट मतलब क्या, कि फ्यूचर की एक्सपेक्टेड प्राइस, फ्यूचर में एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस क्या रहेगी, वो क्लियर है। सो यहाँ पे इसको मैं पॉज कर रहा हूँ, प्लीज इसको नोट करो और इसको अच्छे से समझो, यस सर, क्लियर है सर, यस। सिंपल ट्रिक याद रखो कि ये बहुत बड़ा शॉर्टकट बता रहा हूं मैं, यहाँ पे आप रुपीज के टर्म में लिख रहे हो तो मल्टीप्लाई करो रेट ऑफ इंटरेस्ट रुपीज का, और डिवाइड करो रेट ऑफ इंटरेस्ट अदर। बहुत, पेंसिल खराब हो गई है, बहुत गंदी हैंडराइटिंग आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आप रुपीज लिख रहे हो, सो मल्टीप्लाई करो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन रुपी डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इन एक्स वाई जेड, जो भी रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी आएगा रुपीज में अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इन रुपी इन रेट ऑफ इंटरेस्ट अदर, ठीक है। ये पेंसिल का मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। सेम कंसेप्ट इंटरेस्ट पावर पैरिटी का भी आता है। यहाँ पे एक और टॉपिक आता है कवर इंटरेस्ट आर्बिट्रेज, मतलब क्या, व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन एक्चुअल फॉरवर्ड रेट, मतलब अगर फ्यूचर में दिया रहेगा, ये यहाँ से आपने कैलकुलेट किया, आपको मिला 80 रुपीज का वैल्यू, एंड एक्चुअल में दिया रहेगा, एक्चुअल में दिया रहेगा 88 रुपीज का। सो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक्चुअल में और हमने जो एक्सपेक्टेड किया है उसमें डिफरेंस है, सो आपको क्या मिल जाएगा, एक आर्बिट्रेज आपको दिखना पड़ेगा। आर्बिट्रेज मतलब रिस्क फ्री प्रॉफिट, जो अपने ऊपर स्टेप्स फॉलो किए थे सेम, सो सेम चीज करके हमको वहां पे वो स्टेप्स जो है वो मेंशन करने हैं, जो आपको ऊपर के मैंने एक एग्जांपल में क्वेश्चन के साथ आपको सॉल्व करवाए थे, क्लियर है। देखो यहाँ पे आर्बिट्रेज वाले, सो सेम स्टेप आपको सॉल्व करके आपको देखने हैं कि एक्सपेक्टेड कितना है, एक्चुअल में कितना है, सो एक्सपेक्टेड ज्यादा है या एक्चुअल में ज्यादा है, सो आप अकॉर्डिंगली सिचुएशन लोगे, क्लियर है सर, अकॉर्डिंग, ठीक है। एक एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पे, अब वो एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ABC company has taken a 6 month loan from their foreign collaboration for $2 million, ठीक है। इतना अपने को नहीं देखना है, हम क्या देखना है, 6 मंथ का लोन है, अमाउंट क्या है, $2 million है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, SOFR प्लस 1%। SOFR मतलब एक लाइबोर हो सकता है, SOFR हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो लाइबोर जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे अलग से लिखा है, लाइबोर मतलब क्या, लंडन इंटर बैंक इंटरेस्ट रेट, ठीक है। सो हाँ, एंड 6 मंथ का SOFR क्या दिया है, 2%, मतलब क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, SOFR प्लस 2%, ये 2 है, सो ये 2 है, 2 + 1 इज इक्वल टू 3%, क्लियर है। यहाँ पे मैंने गलती से लाइबोर लिखा है, बट ये लाइबोर नहीं है, ये SOFR, क्लियर है। मतलब क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ अपना 3% पर एनम का, क्लियर है सर। इंक्वायरीज रिगार्डिंग एक्सचेंज रेट विद देयर बैंक
द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। स्पॉट प्राइस क्या है $1 का 48.5275 है एंड 6 मंथ का फॉरवर्ड है 48.4575। क्लियर है सर? यस। व्हाट विल बी देयर टोटल कमिटमेंट इन रुपीज इफ दे एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? अगर वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए तो उनकी कमिटमेंट क्या हो जाएगी? ठीक है। सो अमाउंट बोरो कितना किया है? अमाउंट उन्होंने बोरो किया है 2 मिलियन का। ठीक है। इंटरेस्ट कितना पेएबल है इनको? 3 मंथ, साल का 3 मंथ, सो 6 महीने का कितना हुआ? 1.5% हुआ। सो अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेट किए। सो टोटल पेएबल कितना आया? वो 2.03। ठीक है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने क्या किया है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, मतलब क्या? इन्होंने रेट लॉक किया है 48.4575 के अकॉर्डिंग। सो इनको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? दिस इनटू दिस। तो आपको टोटल पेमेंट इतना करना पड़ेगा। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। क्लियर है? सिर्फ फॉरेक्स के नाम से हमें डरना नहीं है, हमको सिर्फ वो जो मैंने आपको रूल बताया था बेस करेंसी वाला, आपको उसको ठीक से इंटरप्रेट करना है। क्लियर है सर? अगला टॉपिक आता है लीडिंग एंड लैगिंग। लीडिंग एंड लैगिंग नाम से ही समझ रहे हैं, लीडिंग एंड लैगिंग। लीडिंग एंड लैगिंग, लीड करना और लैग करना मतलब क्या? हम हमारे पेमेंट को, जब हमारे पेमेंट या फिर रिसीवेबल को लीड करेंगे या लैग करेंगे। लीड करेंगे मतलब क्या? कि हम हमें लीडिंग करना है, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि इमीडिएट पेमेंट कर रहे हैं। मतलब क्या? इमीडिएट। वी एक्सपेक्ट द फॉरेन करेंसी विल अप्रिशिएट। ठीक है। मतलब हमें जब पेमेंट करना है तो हम इमीडिएटली पे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अगर फॉर एग्जांपल से 6 महीने बाद पेमेंट करना था, बट हम बोल रहे हैं हम तुरंत पेमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है 6 महीने बाद रेट और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है। एंड ये हम कब करेंगे? रिसीवेबल्स को लीड कब करेंगे? रिसीवेबल्स को तुरंत कब करेंगे? जब हमें दिख रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर रहा है। ठीक है। मतलब डिप्रिसिएट हो रहा है। तो ऑब्वियसली अगर हमें आगे जाके, अगर फॉर एग्जांपल से आपको क्या मिल रहा है? आपको क्रेडिट पीरियड मिल रहा है। क्रेडिट पीरियड मिल रहा है कितने महीने का? 6 महीने का। ठीक है। बट आपको दो सिचुएशन दिख रही है कि एक तो करेंसी बढ़ रही है या फिर कम हो रही है। ठीक है। सो अगर आपको दिख रहा है कि करेंसी बढ़ रही है और मुझे पेएबल है, भाई मुझे अगर फॉर एग्जांपल से आज 90 लाख का पेमेंट करना पड़ेगा तो करेंसी बढ़ने के बाद मुझे 99 लाख का पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब 6 महीने में मुझे फालतू का 9 लाख का एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या करता हूं? आज ही पेमेंट देके व्हाट वी से मेरा टेंशन जो है वो फ्री कर लेता हूं। सेम केस करता हूं रिसीवेबल के साथ। मुझे आज रिसीवेबल है 80 और मुझे फ्यूचर में अगर मैं रुका रहा तो मैं क्या करूंगा? मुझे मिलते हैं 75। तो उस केस में क्या करूंगा? मैं उसको बोलूंगा भाई मुझे आज के आज जो है वो पेमेंट कर दे। तो मे बी ऐसे हो सकता है कि वो 80 के बदले 79 पे करे, 80 नहीं तो एटलीस्ट आपको ₹4 का जो है फायदा हो जाएगा। फायदा ₹4 का मतलब 4 मिलियन का जो भी अमाउंट आपने रिस्पेक्टिवली कंसिडर किया है वो। ठीक है। सो ये होता है लीडिंग एंड लैगिंग। लीडिंग करना मतलब आज करना और लैग करना मतलब उसको डिले करना। लैगिंग मतलब क्या? डिलेइंग इन पेमेंट, डिलेइंग इन रिसीवेबल। ऑब्वियसली वी एक्सपेक्ट फॉरेन करेंसी विल डिप्रिसिएट एंड वी एक्सपेक्ट फॉरेन करेंसी विल एप्रिसिएट। एप्रिसिएट होने वाला रहेगा तो आपको ज्यादा मिलेगा, डिप्रिसिएट होने वाला रहेगा तो आपको कम पेमेंट करना पड़ेगा। तो उस रिस्पेक्टिवली हम लीडिंग एंड लैगिंग को यूज करते हैं। ठीक है। सो इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं कि अगर आप आज पेमेंट करोगे तो क्या, लीडिंग करोगे तो क्या, लैगिंग करोगे तो क्या, एंड रिस्पेक्टिवली। क्लियर है? यस। क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर देन लोन टाइप क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है ना, एक टॉपिक है, ठीक है, एक काम करो यहां तक रिवाइज करो, फिर उसके बाद अपन ये वाला पार्ट देख लेंगे। ठीक है। ठीक है। क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर देन लोन टाइप क्वेश्चन मतलब ये क्या आता है कि आपको है ना कभी कभी कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं आपके पेपर में या फिर क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन रहेंगे कि आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं। एक तो आप सप्लायर से क्रेडिट ले लो या फिर आप है ना क्या करो, आप लोन लेके अभी रिपेमेंट कर दो और बाद में पेमेंट कर देना। बट सर ऐसा क्यों होता है? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। सबसे पहले हम है ना ये चीज अगर भूले नहीं तो अच्छा होगा कि हम यहाँ पे फॉरेक्स में डील कर रहे हैं। मतलब क्या कि अगर हमने सप्लायर से क्रेडिट पे पैसे लिए 90 डेज, सो मे बी ऐसा हो सकता है कि रेट हुए जो बहुत ज्यादा हो सकता है। मे बी 90 रुपीज जो अभी रेट चल रहा है वो 95 का हो सकता है। ठीक है। सो हमें बहुत ज्यादा अमाउंट पे करनी पड़ सकती है, भले ये विदाउट इंटरेस्ट रहेगा। इंटरेस्ट नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड क्या होगा? बाय बैंक से अगर आपने बोरो किया तो आप पेमेंट एट द रेट 90 रुपीज से ही करोगे, प्लस आपको सिर्फ है ना नॉमिनल इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है। सो आपको बस ये देखना है कि ये जो अमाउंट बड़ी है करेंसी में, जो अमाउंट आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी वो ज्यादा है या ये इंटरेस्ट ज्यादा है। एंड ऑब्वियसली जो चीज
ज्यादा रहेगी वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पेमेंट करना है, हम ऑलवेज कम से कम पेमेंट करेंगे। तो हमें देखना है कि यहाँ पे हमें ज्यादा अमाउंट पे करनी है या अमाउंट के साथ मतलब रुपीस के टर्म्स में ज्यादा पे करना है, या फिर अभी पेमेंट करके आपको इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, सो ये कैलकुलेशन हमेशा एस्टिमेटेड बेसिस पे होती है, क्योंकि आपने कल कहाँ देखा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ऑप्शन आएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट भी इसका बनाया है, आपको फॉर्मेट भी समझ जाएगा और आपको साथ ही साथ एग्जाम्पल भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ऑप्शन, आपको दो ऑप्शन का कैलकुलेशन करके एग्जाम में दिखाना पड़ता है। ऑप्शन वन क्या दिखा है कि अवेल 90 डेज क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर, मतलब सप्लायर से 90 डेज का क्रेडिट लेना है। ठीक है, पेमेंट टू बी मेड क्या है, पेमेंट टू बी मेड 10,000, ऑब्वियसली सेम ही रहेगा। इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ एट द रेट 6% फॉर 1 मंथ, मतलब 6% पर एनम फॉर 1 मंथ। सर आपने तो बोला था यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकते हैं। सिचुएशन नंबर वन कि वो बोलेगा कि 60 डेज के लिए आप विदाउट इंटरेस्ट, एंड बाकी के 30 डेज के लिए इंटरेस्ट लगेगा। मतलब क्या, आपको 90 डेज के बाद पेमेंट करना है ना, तो फर्स्ट 60 डेज कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लास्ट के 30 डेज में इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, आपको वो कैलकुलेशन करके देखना है। ठीक है, एंड कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो इंटरेस्ट ही चार्ज नहीं करेगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जैसा क्वेश्चन है, हमको बेसिकली लॉजिक समझना है, बाकी कुछ नहीं। हमको देखना है कि हमारा आउटफ्लो जो है वो कौन से सिचुएशन में सबसे कम रहेगा। ठीक है, इसको रहने देता हूं। ठीक है, ठीक है, ये भी देख। सो इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ क्या हो गया, 10,000 इंटू 6% इंटू 1/12, मतलब क्या, हमें 50 रुपीज का इंटरेस्ट पे करना पड़ा। अमाउंट पेएबल इन डॉलर्स क्या है आफ्टर 90 डेज, एक तो ये 10,000 प्लस 50 रुपीज का इंटरेस्ट ये, एंड 90 डेज के बाद अपन ने जो फॉरवर्ड रेट अगर कोई बुक किया रहेगा तो वो, मेन आपको फॉरवर्ड रेट आपने बुक किया है 46.35। फॉरवर्ड रेट के बारे में अपनी बहुत ज्यादा डिस्कशन हुई है, हम वापस से इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला है। नेट आउटफ्लो अपना क्या हो गया, आपका नेट आउटफ्लो हो गया 4,65,818। ठीक है सर, यस। एंड इसके बाद क्या आता है, ऑप्शन टू, बैंक से बोरो करो एंड सप्लायर को पे करो। ठीक है, अमाउंट पेएबल इन यूएसडी कितना है, 10,000। 60 डेज फॉरवर्ड रेट क्या है, 46.20। क्यों, क्योंकि हम लोगों को जितना इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल रहा है, हम उतना पीरियड यूज कर रहे हैं। अमाउंट पेएबल कितना हो गया इन डॉलर्स में, 4,62,000, 4,62,000। एंड इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट आएगा 4,62,000 इंटू 9% इंटू 1/12, एंड टोटल आउटफ्लो अपना आ जाएगा 90 डेज के बाद 4,65,465 रुपीज। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने 60 डेज का पीरियड तो यूज किया, इंटरेस्ट फ्री वाला पीरियड, हाँ, उसको अकॉर्डिंग 65 डेज के बाद पेमेंट कर लिया 4,62,000 का। बैंक से 60 डेज के बाद हमने इतना अमाउंट का लोन लिया एट द रेट 9% पर एनम, एंड इसको 1 मंथ के बाद आपने रीपे किया। 1 मंथ का इंटरेस्ट आपका जो लगा वो 4,62,000 पे 1 मंथ का वो इंटरेस्ट आपका लगा, टोटल कैश आउटफ्लो आपको मिल गया। ठीक है, ऑप्शन टू शुड बी सिलेक्टेड व्हेन पेयर इन सप्लाई ऑफ 60 डेज। ठीक है, मतलब हम 60 डेज में उसको पेमेंट करेंगे और लोन ले लेंगे। क्लियर है सर? नेटिंग कंसेप्ट, नेटिंग कंसेप्ट मतलब क्या है, नाम से ही समझता है, नेटिंग करना। नेटिंग मतलब क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल से आपका एक दोस्त है, आपका एक दोस्त कौन है, फॉर एग्जांपल से ये है आपका मिस्टर जी। ठीक है, मिस्टर जी आपका दोस्त है। मिस्टर जी ने क्या बोला कि आपको ना मिस्टर जी को 100 रुपए देने हैं, बट मिस्टर बी जी से आपको 500 रुपए आने। तो आप क्या बोलते हैं, भाई तू मेरे को 500 देगा, मैं देखो 100 दूंगा। इसका मतलब इसका एक काम करना, अब मुझे देखो 100 रुपए माए देने, 500 रुपए लेने, तो एक काम कर, मुझे नेट तू 400 रुपए ही दे दे, अपना हिसाब क्लियर, अपना हिसाब क्या हो गया, नेट हो जाएगा, नेटिंग ऑफ नेट पेमेंट। ठीक है, यही सेम कंसेप्ट हमको यहाँ पे यूज करनी पड़ती है। कैसे करेंगे, देखो, सी सबसे पहले क्या आता है, अमाउंट रिसीवेबल। आपको अमाउंट रिसीवेबल क्या है वो देखो, अमाउंट पेएबल क्या है वो देखो। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या देखना है, अमाउंट रिसीवेबल एंड पेएबल सेम कंट्री में होना चाहिए। ठीक है, अमाउंट रिसीवेबल क्या है, अमाउंट रिसीवेबल कहां से है, अमाउंट रिसीवेबल है टोक्यो से, एंड अमाउंट पेएबल भी है टोक्यो से। ठीक है, दोनों टोक्यो में है, तो अपना नेटिंग कंसेप्ट काम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, अमाउंट पेएबल कितना है, अमाउंट पेएबल येन में दिया है, ये रिसीवेबल रुपीज में दिया है, तो ऑब्वियसली एक तो रिसीवेबल को येन में कन्वर्ट करो, मतलब रुपीज को येन में कन्वर्ट करो, या येन को रुपीज में कन्वर्ट करो। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने पेएबल को भी रुपीज में कन्वर्ट कर लिया, तो अपने दो चीजें कौन सी मैच हो गई, ठीक है, अपना ये और ये मैच हो गया।
amount payable in rupees and amount receivable in rupees, amount receivable in rupees and amount payable in rupees, amount receivable in rupees कितना है 24,45,000 and amount payable कितना है 4,62,000. so net amount receivable कितना हो गया 18,82,500. so net amount receivable from Tokyo in yen, वापिस से इसको हम कन्वर्ट करेंगे, so हमको 50,87,838 रुपीज हमको नेट जो है वो रिसीव होने वाली. क्लियर है सर? so ये दो कंसेप्ट को अब चाहिए तो एक बार क्विकली इसको रिवाइज करो. ये मैं एग्जाम्पल रखता हूँ, ये वाला पार्ट डिलीट करता हूँ, ठीक है. सो नेटिंग तक अगर आपने क्लियर किया रहेगा तो आगे आता है मनी मार्केट कवर और हेज. मतलब क्या कि हम लोग है ना यहाँ पे वापस से सेम चीज करेंगे, कवर करेंगे या फिर हेज करेंगे. हेज क्या करना है, हेज मतलब क्या करना है हमें कि हमारी एग्जिस्टिंग रिस्क है उसको हमें कब जब कम करना रहता है तब हम हेजिंग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं सर. ऑब्वियसली इफ पेएबल, अगर हमें पेएबल है तो इसका मतलब क्या करना है, हमें हमारी रिस्क क्या रहेगी, हमें एक्स्ट्रा पे करने की हमें रिस्क रहेगी. एंड हमें अगर रिसीवेबल है तो हमें रिस्क क्या रहेगी, हमें कम मिलेगा उसकी रिस्क, ये रहेगी रिस्क रहेगी. बट इसको कैसे करने हैं, इसको ना इसके केस में हमको अपोजिट चीजें करके करना रहता है. ठीक है. सो इसके लिए ना इस पे मेरे को आपका बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए. इसके लिए मैंने एक एग्जांपल भी किया है, ड्रॉ भी किया है और यहाँ पे मैंने स्टेप्स भी लिखे हैं, आपको किस स्टेप्स में इसको फॉलो करना है. अगर आप ये एग्जाम में भी ड्रॉ करोगे ना क्विकली तो भी आपका आंसर जो है वो रॉन्ग नहीं जाएगा. एंड ऑब्वियसली ऐसा क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली 7 मार्क्स का आता है, तो आपको इतना टाइम तो इसको देना ही चाहिए, वरना क्या होगा ना कि आपका आंसर बहुत ज्यादा गलत होने के चांसेस है. ठीक है. सो आपको देखिए क्या है, इफ पेबल क्रिएट अ असेट इन फॉरेन कंट्री. मतलब क्या, अगर फॉर एग्जांपल से आपको कहीं पे पेमेंट करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल से आपको 6 महीने के बाद यूएसए में पेमेंट करना है, 6 मंथ्स में आपको यूएसए में पेबल. ठीक है. पेबल कहाँ है, 6 मंथ के बाद आपको यूएसए में पेमेंट करना है. ठीक है. मतलब क्या है कि आपकी लाइबिलिटी है तो ठीक है, मतलब आपको पेमेंट करना है तो ऑब्वियसली लाइबिलिटी है. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे एक असेट क्रिएट करनी है. कैसे करनी है, क्या करनी है हम समझते हैं, बट अभी के लिए समझ लो कि आपको जो चीज है, आपकी लाइबिलिटी है तो आपको असेट क्रिएट करनी है, एंड आपकी असेट है तो आपको लाइबिलिटी क्रिएट करनी है. सिमिलरली अगर आप रिसीवेबल है, कब है रिसीवेबल, 6 महीने के बाद आपको रिसीवेबल है, तो आपको क्या करना है, यूएसए में आपको क्रिएट करना है लाइबिलिटी. लाइबिलिटी मतलब क्या हो सकता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल से आप लोन ले सकते हो. हम्म, आप लोन दे सकते हो. ठीक है. एंड असेट करना है मतलब क्या, आप क्या कर सकते हो, आप है ना यहाँ पे एफडी कर सकते हो. ठीक है. एफडी कर सकते हो. क्लियर है सर? यस. सो क्लियर हो गया इन फॉरेन कंट्री वगैरह, और ठीक है. ठीक है. हाँ ठीक है. बट ये इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म सच दैट इट इज इक्वल टू फ्यूचर लाइबिलिटी. ठीक है. और नीचे क्या लिखा है, बोरोइंग इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म सच दैट इट इज इक्वल टू फ्यूचर एसेट. इसका मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल से मुझे कितना लिया है, 6 महीने बाद 90 lakhs का पेमेंट करना है, तो हम एक ऐसे एसेट क्रिएट करेंगे. कब क्रिएट करेंगे, आज ही के दिन क्रिएट करेंगे, कि जिसमें कि हम एक्स अमाउंट को इन्वेस्ट करेंगे प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मतलब, ये एफडी पे मुझे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा उसकी अमाउंट होनी चाहिए इक्वल टू 90 लाख रुपीज. क्लियर है सर? ये होता है अपना वहां पे असेट क्रिएट करना. एंड सेम लाइबिलिटी क्रिएट करने के टाइम पे मतलब क्या, मुझे 6 महीने बाद 90 लाख का पेमेंट मिलने वाला है, तो मुझे एक ऐसे अमाउंट का लोन लेना है जिसको मैं प्लस करूंगा, एंड उसका जो लोन का इंटरेस्ट है वो आ जाएगा 90 लाख के अराउंड. इसका मतलब क्या होगा कि हमारा क्या होगा, ये जो हमें लाइबिलिटी पे करनी है वो ऑटोमेटिकली एफडी के थ्रू पे हो जाएगी, एंड ये हमें जो लोन का रीपेमेंट करना है ये ऑटोमेटिकली अपने रिसीवेबल्स के साथ पे हो जाएगा. क्लियर है सर? यस. इसके लिए एक और डिटेल में एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, तो इससे आपकी कंसेप्ट और क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. यस सर. सो हमें क्या देखना है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल से दो कंट्री है, एक है कंट्री यूके और एक है कंट्री यूएसए. ठीक है.
सो यहाँ पे क्या दिया है, आपको यूके में पेएबल है, आपको कितना पेएबल है, आपको पेएबल है 3 लाख पाउंड्स का। आपको कितना पेमेंट है, 3 लाख पाउंड्स आपको पे करने हैं। कब पे करने हैं आपको, वो पे करने हैं 180 डेज के बाद। कितने टाइम के बाद पे करने हैं आपको, 180 डेज के बाद पे करने हैं आपको, 6 महीने के बाद पे करने हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हमने क्या बोला, जहां पे आपको पेएबल है वहां पे हम एफडी क्रिएट करेंगे, वहां पे हम क्या करेंगे, असेट क्रिएट करेंगे, ठीक है। एंड असेट कैसे क्रिएट करेंगे, कितने अमाउंट का असेट करेंगे कि जिसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पकड़ के, मतलब मैं जहां पे एफडी, फॉर एग्जांपल मैंने एफडी बनाया, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो मुझे रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, वो सब पकड़ के टोटल अमाउंट मेरी होनी चाहिए 3 लाख पाउंड्स के अकॉर्डिंग, बराबर है। सो ठीक है, सो हमने क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 3 लाख इज इक्वल टू एक्स। एक्स मतलब क्या, हमें जितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है वो, प्लस ये एक्स पे जो हमें 9% के अकॉर्डिंग रिटर्न इंटरेस्ट मिलेगा फॉर 180 डेज, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली हमें अमाउंट मिल गई कि हमको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हमको अमाउंट आज इन्वेस्ट करना पड़ेगा 2,87,081 का, ठीक है। सो ये अमाउंट 6 महीने बाद कन्वर्ट हो जाएगी 3 लाख के अंडर विद इंटरेस्ट, और ये ऑटोमेटिकली अपना पेमेंट को फुलफिल कर देगी। क्लियर है सर? यस। सो ऑब्वियसली आपने यहाँ पे क्या किया, अपने यहाँ पे असेट क्रिएट किया, ठीक है। सो मतलब क्या कि आपने आज यहाँ पे असेट करना है, आज आपको असेट कितने की करनी है, 2,87,081 पाउंड्स की, ठीक है। इसका मतलब आप कहाँ के हो, आप हो यूएसए के। अगर आपको आज आज के दिन में आपको कितना करना है, 2,87,081 के आपको पाउंड पे करने हैं आज के दिन में, तो आपको कितने डॉलर लगेंगे, क्यों, क्योंकि आप यूएसए के हो। सो आपको इतने अमाउंट करने के लिए कितने डॉलर लगेंगे, कितने डॉलर लगेंगे आज। आज के लिए कैलकुलेशन किसके रेट से होता है, आज का कैलकुलेशन होता है स्पॉट रेट के अकॉर्डिंग। स्पॉट रेट मतलब ही होता है आज का रेट। सो ऑब्वियसली हम स्पॉट रेट के साथ इसको कन्वर्ट करेंगे, तो हमको मिल जाएगा कि हमें चाहिए $5,74,183, ठीक है। तो इतने अमाउंट क्या करेंगे हम, इतना अमाउंट हम हमारे कंट्री से लोन ले लेंगे फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। सो हमें कितना उस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एंड हमको अमाउंट जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। सो हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा किया क्योंकि हमारी जो इंटरेस्ट रेट का, हमारी जो ये करेंसी फ्लक्चुएशन की रिस्क जो है वो कवर हो जाएगी। तो ऑब्वियसली इसके बाद, ये एक बार पोजीशन करने के बाद, आपको कितना भी करेंसी का फ्लक्चुएशन हो, कितना भी कुछ भी हो, आपको पता है कि आपको करेंसी फ्लक्चुएशन से रिस्क जो है वो आपकी खत्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको तो अब आपके होम कंट्री में ही आपने लोन लिया है ना, तो आपकी खुद की करेंसी भी डॉलर है, आपने लोन भी डॉलर में लिया है, तो 6 महीने बाद आपको डॉलर ही पे करना है। सो दैट डजंट अफेक्ट योर पेमेंट कि आपकी करेंसी की रेट अभी क्या चल रही है, अभी पाउंड का रेट क्या चल रहा है, अभी डॉलर का रेट क्या चल रहा है, ठीक है सर। सो ये था अपना मनी मार्केट हेज का कंसेप्ट। यस। सो ये आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है, एंड ये अगर आप प्रैक्टिस भी करोगे ना एक दो बार, इतना डिटेल में ड्रॉ करने की जरूरत है नहीं, एंड ये वर्किंग नोट में काम आ जाएगा। एंड इसके बाद आपको क्या करना है कि स्टेप्स लिखने हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे पेएबल इतना है, सो हमें क्या, स्टेप टू हमें यहाँ पे असेट करनी पड़ेगी, कितने अमाउंट की असेट करनी पड़ेगी, आपको इतने अमाउंट की असेट करनी पड़ेगी, ठीक है। इतने अमाउंट की वहां पे असेट करने के लिए हमको आज हमारे होम करेंसी कितनी लगेगी, हमको आज हमारी होम करेंसी इतने अमाउंट की लगेगी, ठीक है। एंड इसको मैं आज मेरे बैंक से लोन पे ले लूंगा और 6 महीने बाद मैं इसको इंटरेस्ट के साथ रीपे कर दूंगा, तो मुझे रीपेमेंट आ जाएगा 6,05,741 का। यस सर। फिर आता है फॉरवर्ड कवर वर्सेस मनी मार्केट हेज। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको ना दो ऑप्शन दिए रहेंगे, सेम चीज है कि आपको एक तो देखना है कि आपको बेनिफिशियल कौन सा है, फॉरवर्ड कवर बेनिफिशियल है या मनी मार्केट हेज बेनिफिशियल है। फॉरवर्ड कवर बेनिफिशियल कैसे रहेगा कि आप पहले से रेट लॉक कर दोगे, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल से यहाँ पे मैंने 45 से रेट लॉक किया, सो मैं 51 इंटू 45 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे दिखेगा मेरा पेएबल कितना है, मेरा पेएबल है 2295 का मेरा पेएबल है, ठीक है। एंड मनी मार्केट हेज में मुझे कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार यहाँ पे आपके जो डायग्राम के साथ है ना, आपके यहाँ पे स्टेप्स भी जो है वो क्लियर हो जाएंगे। सो स्टेप 1 क्या करेंगे, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन यूएसए दैट इज डॉलर, ठीक है। सो आपको कितने अमाउंट है उसका अकॉर्डिंगली अपन 51 आपको पता करना है कि मुझे कितना अमाउंट पे इन्वेस्ट करना है कि जिसकी टोटल आ जाए 51 लाख के अकॉर्डिंग। सो आपको पता चला कि मुझे 50 लाख का यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रिएट असेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर उसके लिए मुझे होम करेंसी कितनी लगने वाली है, मुझे होम करेंसी लगेगी 21 1 2 3 4 5 6 7 21 सीआर की। सो 21 सीआर को मैं लोन पे ले लूंगा, तो मुझे इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, मुझे 84 लाख का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा
और 21 करोड़ प्रिंसिपल प्लस 84 लाख मुझे टोटल पेमेंट करना पड़ेगा 21 करोड़ 84 लाख रुपीस का। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या आया? कंक्लूजन आया द इन्वेस्टर शुड हेज मनी मार्केट कवर एज द पेबल अमाउंट इज लेस देन कॉस्ट। फॉरवर्ड कवर में आपको कितना पे करना पड़ता था? आपको 22 करोड़ के अकाउंट पे करना पड़ता था, 22 करोड़ 95 लाख पे करना पड़ता था, एंड यहाँ पे आपको 21 करोड़ 84 लाख जो है वो पे करना पड़ेगा। क्लियर है सर? यस। थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिफिकल्ट जा सकता है, बट कोई ऑप्शन है नहीं। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट मैनर इन विच आई कैन एक्सप्लेन, आई कैन और एनीवन कैन एक्सप्लेन। ठीक है, इसे देख लो, इसे रिवाइज कर लो। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक का रिवीजन लेक्चर देखा है ना, तो मैं आपको बता दूं आगे अपना कौन सा टॉपिक बाकी है। ठीक है, आगे अपना बाकी आता है करेंसी फ्यूचर। ठीक है, फिर आता है करेंसी ऑप्शंस। ठीक है, ये मतलब आपने कवर ही कर लिया है, यहाँ पे मैंने स्टेप्स दिए। ठीक है, ब्रेक इवन प्राइस, कंपैरिजन बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर, कॉल ऑप्शन एंड फ्यूचर, कि आपको कौन सा सिलेक्ट करना है और कब सिलेक्ट करना है। कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड, देखो अब मैं यहाँ से मार्क करना चालू करता हूँ। कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड, रोल ओवर एंड एक्सटेंशन, अर्ली डिलीवरी, ऑटोमेटिक कैंसिलेशन। ये वाले जो पार्ट है 1 2 3 4, मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि यहां से एक और पार्ट आता है, वो पार्ट है फॉरेन करेंसी अकाउंट। ठीक है, ये है ना, ये है फ्री के मार्क्स। ठीक है, मुझे मेरा पेंसिल चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग आ रही है। ठीक है, ये जेन्युइनली है फ्री के मार्क्स। सो मैं अगले रिवीजन लेक्चर में आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर करने वाला हूँ। मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आपने अगर ये दोनों रिवीजन लेक्चर देखे है ना, एंड आपको अगर हर एक चीज समझी है, तो मैं यहाँ पे ब्रेक क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे मनी मार्केट है तक आपको सॉल्व करना है, उसके बाद ही आपको आगे की चीजें समझ आएगी। ठीक है, उसमें भी मैं आपको आगे का जो पार्ट है ना, उसका भी मैं थोड़ा बहुत चीजें बता देता हूँ कि आपको जेन्युइनली उतनी चीजें तो करनी है। देखो, मैंने आपको पहले ही स्टार्ट में बताया था कि मैं 2 पार्ट इजी और डाल रहा हूँ और 3rd पार्ट हार्ड है, बट अगर आपको यहाँ तक समझा है ना, तो आपको आगे के भी 3-4 कंसेप्ट बहुत इजीली समझ जाएंगे। और ये वाला पार्ट जो है, व्हाट वी से फॉरेन करेंसी अकाउंट, ये तो इतना इजी पार्ट है ना कि इसमें आपको कुछ देखना ही नहीं है, ये पूरे चैप्टर का मोस्ट इजी पार्ट है। ठीक है, सो आपको ये पार्ट देखना है, आपको एटलीस्ट ये 1, ये 2 3 4 ये 5 टॉपिक तो एटलीस्ट आपको करने ही करनी है, और ये करने के लिए आपको मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ अब आप ये 5 टॉपिक देख लोगे, इसके कंसेप्ट एटलीस्ट सुन के जाना कि एग्जाम में एटलीस्ट कुछ नहीं हो तो आपको ये याद आएगा कि कुछ तो लिखना है, क्या है। मैं लॉजिकली हर एक कंसेप्ट को इतने डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि भी आपको समझ आ जाएगा, बट मैं इसका जब आप क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे तब आपको समझेगा कि ये इतना ईजी है नहीं। ठीक है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने पहले से किया है तो आपको 100% समझेगा। बट ये स्पेसिफिकली मैंने किन के लिए बोला? स्पेसिफिकली मैंने उनके लिए बोला जिन्होंने फॉरेक्स कभी पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपने आज तक अगर फॉरेक्स नहीं किया है, फिर भी आपको अभी ये सब टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है सर? सो वो दिस से आज के वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं आपके साथ अगले रिवीजन लेक्चर के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।